नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हमेशा की तरह आप सबके बीच में हाजिर हूँ मैं संदीप त्रिवेदी। प्रोग्राम मन की आंखों से लेकर के आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज मेरे साथ जो शख्स हैं उनका मैं कोई परिचय आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आप सब उनसे भली भांति परिचित हैं। और आज किसी तरह का इंटरव्यू भी नहीं होगा, बस कुछ सवाल, कुछ जवाब, कुछ बातें, कुछ अपनी, कुछ आपकी, कुछ समाज की। और उम्मीद है आप सबको ये शो पसंद आएगा। तो आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वे स्वयं बताएं अपने बारे में। नमस्कार सभी सुनने वालों को। आवाज़ पहचाने आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने संदीप की आज ये साक्षात्कार तो नहीं है, एक सामान्य सी बातचीत है रोज़मर्रा को लेकर, रोज़मर्रा की बातों को लेकर, या दिव्यांग लोगों की के जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याएं या वो छोटी छोटी दुविधाएं जिसका वो जवाब रातों रात सोचते रहते हैं कई बार कि क्या होगा। रजाई में मुंह डालकर कुछ लोग रोते हुए भी अपने इन सवालों को पूछते रहते हैं, और सवालों के जवाब तो उनको नहीं मिलते जीवन भर शायद, लेकिन अपने पूर्व साथियों के अनुभवों से वो शायद कुछ सीख जाते हैं और उसको सीखने के बाद अपने जीवन में बदलाव करते हैं। तो इसलिए हमने आज ये बातचीत रखी है, और इसलिए आज स्टूडियो में भी नहीं रखी है, हमने इसको ओपन में रखा है, खुले वातावरण में, गुनगुनी धूप के बीच। संदीप, आप बताएं फिर बातचीत किस विषय पे की जाए। जी, श्रोताओं, आप समझ गए होंगे, आपके अपने होस्ट, इस प्रोग्राम के होस्ट आपने सुना अभी शरद त्रिपाठी को। तो प्रोग्राम का नाम है शरद भाई मन की आंखों से। जी, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, मन की आंखें या तन की आंखें? देखिए, सवाल बड़ा गहरा है, इसका जवाब इस छोटी सी बातचीत में तो देना संभव नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है मैं जवाब देने की स्थिति में स्वयं भी नहीं मानता अपने आप को, क्योंकि इन सवालों को महावीर, बुद्ध और कृष्णा, इन सभी लोगों ने, या वक्र गीता में अष्टवक्रा ने अपने इन सारे सवालों को जवाब देने की कोशिश की है कि भौतिक चीज़ों को, दुनिया जो है वो भौतिक है, कि दुनिया अंदर है, विदिन है या विदाउट है, या बाहर है या अंदर है। तो इन गहरे सवालों में तो नहीं जाए, लेकिन हाँ, प्रोग्राम के नाम को लेकर जो मेरे मन में सवाल चलते हैं कई बार, वो ये है कि हमारे दिव्यांग लोगों की बहुत सारी श्रेणियां हैं, और अभी नए 2016 के अधिनियम में बदलाव के बाद तो 21 श्रेणियां हो गई हैं। तो प्रोग्राम जो मन की आंखों से है वो शायद उनमें से एक दिव्यांगता यानी कि नेत्रहीनता को ही एड्रेस करता है। परंतु जब मेरी बातचीत इस शो की प्रोड्यूसर कृष्णा बहन से बातचीत हो रही थी, तो मैंने यही सोचा कि ये बात सही है कि प्रोग्राम का नाम किसी एक दिव्यांगता के आसपास गढ़ा गया है, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम नेत्रहीनता के सवालों, नेत्रहीनता के बदस्तूर उनके जीवन में चलने वाली समस्याओं के बाद हम अपने और दिव्यांग साथियों तक जाएंगे, और हम खुद स्वयं जाएंगे, कोई तीसरा मध्यस्थ नहीं जाएगा। तो ऐसा सोच के हम मन की आंखों से खुद के जीवन को भी जानेंगे, और हमारी ही मन की आंखों से या हमारी ही समझ से, उस डिवाइन समझ से हम हमारे और अन्य दिव्यांग साथियों के जीवन को भी टटोलने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा सोच के मैंने सोचता हूँ कि ये विषय या ये जो टॉपिक रखा गया, इसके आसपास बातें हैं। आपका क्या कहना है? जी शरद भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से किसी एक प्रकार को लेकर के प्रोग्राम हम चलें इस प्रोग्राम में, बल्कि मेरा ये मानना है कि ये जो नाम है मन की आंखों से, इसका बहुत गहरा मतलब है शरद भाई। मन की आंखों से का मतलब यहाँ पर विश्वास भी हो सकता है जी। चाहे किसी को किसी प्रकार की दिव्यांगता हो जी, लेकिन वो दिव्यांगता उसकी सक्सेस में कहीं ना कहीं बाधक बन सकती है, या आम तौर पर जो समाज, जो आपको और मुझको सुन रहा है, वो समाज यही मानता है। लेकिन उस बाधा को पार करके भी वे साथी अपने विश्वास से, अपने संकल्प से
अगर समाज में कोई मुकाम हासिल करते हैं तो वो सभी श्रेणियों के साथी जो है इस कार्यक्रम में शामिल जरूर हो सकते हैं, और आप और हम ही उनको लेकर के आएंगे इस प्रोग्राम में। बताएं। जी, निश्चित रूप से उनसे बातचीत, ये प्रोग्राम का गठन, इस प्रोग्राम की रचना या इस प्रोग्राम का की जो योजना जब बनी थी, इसके जो हम इसके कंसेप्ट पे बात कर रहे थे, तब शायद आप भी उन दिनों बातचीत के शुरुआती दिनों में आप भी शामिल थे जब हम इसकी संकल्पना पे काम कर रहे थे। और तो ये बात निश्चित रूप से है कि हमारा कोशिश यही था इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम तो रोज़ रूबरू होते ही हैं अपनी समस्याओं से, और हम एक दूसरे को जानकर एक दूसरे की समस्याओं से भी वाबस्ता हो पाएंगे। परंतु विषय यही था कि एक जो समाज के जो दूसरे लोग हैं या समाज के जो दिव्यांग जन नहीं हैं जो लोग, उनसे भी बातचीत या संवाद का एक मंच बने। और इसीलिए हमने कुछ ऐसे एपिसोड्स भी किए बीच में जिसमें हमने नॉन डिसेबल्ड लोगों से, यानी कि जो लोग नेत्रहीन नहीं हैं या उनके परिवार में भी कोई दूर दूर तक कोई नेत्रहीन नहीं है, हमने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। जैसे वो मॉडल जो बीच में एक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करती हैं, जिनका जलने की वजह से उनको एक तरह की दिव्यांगता बर्न की वजह से है, परंतु वो नेत्रहीन नहीं है। तो वो आई थी हमारे कार्यक्रम में, हमने उनसे भी बातचीत करी। और अपने जो ब्रह्म कुमारी मिशन के जो दिव्यांगता सेल देखते हैं, वो भाई जी है ना, उनका नाम सूर्यमणि भाई जी, हमने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। तो इस प्रकार से हम कोशिश है कि हम उन लोगों से बातचीत कर सकें। और नहीं, यहाँ पर सवाल ये उठता है शरद भाई, आपको बीच में रोक रहा हूँ। हाँ, लेकिन अब तक का आपका अनुभव क्या रहा इस प्रोग्राम को करते हुए? इस प्रोग्राम से ये तो हुआ है कि चूंकि दो विषय हैं इसमें संदीप भाई, की एक तो कम्युनिटी रेडियो का ये प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो लोकल कम्युनिटी है उसके साथ हम कितना एंगेजमेंट कर रहे हैं, वो एक मुख्य उद्देश्य है इसका। कि जो समुदाय है, जो ब्रह्म कुमारी क्षेत्र का, जो उस इलाके का जहाँ पर इसके सब सर्वाधिक श्रोता हैं, हालांकि इसकी रीच तो पूरी दुनिया में है इंटरनेट के माध्यम से, परंतु रेडियो का जो मुख्य मंच है उसके माध्यम से तो उस लोकल समुदाय के बीच में क्या हो सकता है। तो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें हर प्रकार से एक मौका दिया कि हम उस आसपास के समुदाय के लोगों के बीच में जाएं। तो होता यह है कि हमें जाना तो रेडियो तरंगों के माध्यम से था, और रेडियो तरंगों के माध्यम से हम नियमित रूप से जाते भी रहे हैं। पूर्व में भी हो सकता है कि हमारे आने से पूर्व या मतलब इस प्रोग्राम के बनने से पूर्व भी पूर्व में प्रयास किए होंगे मधुबन की टीम ने, मधुबन की रेडियो ब्रॉडकास्टिंग टीम ने। परंतु अनुभव ये रहे कि हमने इस समुदाय के आसपास के समुदाय के दिव्यांग लोगों के घर जाने का मौका मिला मुझे, विशेष रूप से नेत्रहीन साथियों के बीच में। तो चाहे वो कुछ दूरी पे रहने वाले पूर्व शिक्षक रहे हों या एक दूर के गांव में, जब मैं गया रात को बारिश थी उस दिन तेज, और वो नेत्रहीन साथी था और उसके घर में सिर्फ उसकी एक बहन थी और उसके फादर थे और माँ नहीं थी, और पड़ोसी आए थे। उनको मालूम चला कि रेडियो की टीम इससे मिलने आई है, तो ऐसे दूर दूर के इलाकों में जाने का मौका मिला गांव में। हालांकि मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भूलने की बुरी आदत है। साबिर रहे तो, और रेखा जी रही। हाँ, साबिर भाई के घर जाने का मौका मिला। साबिर भाई तो विश्वविद्यालय के से कुछ दूरी पे ही रहते हैं, परंतु देख के थोड़ा सा खट्टा मीठा अनुभव रहा उनके वहां पर जाने का। खट्टा मीठा अनुभव ये रहा कि साबिर भाई की जो जिज्ञासा है अंदर से आगे बढ़ने की, मतलब उनमें जो उनकी एक चचेरी बहन और एक वो और उनकी माँ, इन तीन व्यक्तियों की मेहनत से साबिर भाई यहाँ तक तो पहुँच गए। हालांकि हमसे कुछ दूरी पे स्थित जो अंध विद्यालय है राजस्थान का, सबसे पुराना पहला अंध विद्यालय, वहाँ तक भी साबिर भाई पढ़ के गए हैं। तो साबिर भाई की जो अंदर की जो ताकत है, मतलब उनके अंदर की जो जिज्ञासा है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो देख के बड़ा अच्छा लगा। खट्टा अनुभव ये रहा कि
साबिर भाई को स्क्राइब नहीं मिलता कई बार साबिर भाई को इंटरनेट वाले साइबर कैफे वाले गाइड ही नहीं करते, है ना, उनके फॉर्म गलत भर देते हैं, है ना। इस प्रकार की छोटी छोटी जो समस्याएं थी उससे वो जूझ रहे थे साबिर भाई। ऐसे ही अपने विपुल जैन हो, वो वहीं पास में ही रहते हैं। उनका मैंने देखा कि वो तो हमारे ग्रुप के मेंबर भी हैं, हमारे संगठन के भी, तो उनको मैंने देखा कि वो भी अपने स्तर पर एक मेहनत कर रहे हैं और उनको परिवार का अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। परंतु एक रीच की समस्या जो है ना, वो जिसे कहते हैं कि एक्सपोजर, जो शायद हमें समय के अनुसार समय कहते हैं, हमें या प्रतीक या आपको या कुछ और अन्य लोगों को, रूंगटा साहब जैसे कहेंगे, दिल्ली ठीक ठाक शहरों में आ गए हम लोग। तो वो एक थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूंगा कि, लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि ये गाँव और शहर की दूरी है। उसी जगह पर विपुल जैन एक और हाथी है हमारे, जो खुद एबलिनो है, विपुल गर्ग और विपुल जैन। विपुल जैन, हाँ, विपुल गर्ग वो भी रहते हैं। लेकिन विपुल गर्ग का ओरिएंटेशन मैंने देखा कि विपुल गर्ग का एक अलग स्तर का आत्मविश्वास है। हो सकता है कि कारण ये भी हो कि विपुल भाई पार्शियली देख सकते हैं, है ना, तो ये भी एक अंतर हो सकता है। तो ऐसे करके मैंने एक व्यक्ति के जीवन को टटोलने की जाने की कोशिश की। लेकिन इसमें पूरा मधुबन रेडियो की जो पहल रही संदीप भाई, मुझे लगता है बहुत ही कम मीडिया घराने हैं देश में जो इस प्रकार से सोचते हैं। मैं उसी प्रश्न पे आ रहा था। अभी आपने जिक्र किया कम्युनिटी रेडियो को। देश भर में इतने सारे रेडियोज हैं, इतने मीडिया, मतलब अलग अलग प्रतिष्ठान हैं, और इन सब का जो केंद्र बिंदु है वो आकाशवाणी को हम मान सकते हैं, एक तरह से दूरदर्शन को मान सकते हैं। लेकिन क्या कारण है कि दूर दराज का एक कम्युनिटी रेडियो ये पहल कर सकता है या ये सोच पाता है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं हम, जिस प्रकार समाज में दो धाराएं होती हैं, इस प्रकार मीडिया में भी आजकल ऐसा ही हो गया है मेरे ख्याल से। तो दिल्ली के, जयपुर के, आप तो AIR में भी रह कर के आए हैं, क्या कारण है कि वहाँ व्यवस्था इतनी कमजोर है कि वो इस तरह की पहल नहीं कर पाती है, या कुछ मैं ज्यादा कह रहा हूँ, बताया? नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं इस बात को कि बात ये नहीं है कि मीडिया घराने नहीं सोच रहे हैं। लोग जो मीडिया घरानों के पदों पर बैठे हुए हैं, जो उनके उच्च पदों पर हैं, वे कुछ वैसे ही सवाल हैं जो सबाल्टर्न स्टडीज में सवाल आते हैं कि भाई दलित जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है उच्च पदों पर। ऐसे ही शायद डिसेबल्ड लोगों को उस प्रकार से मीडिया घरानों में जाने का मौका नहीं मिला। कि एक कहते हैं कि एक पत्रकार, मैंने एक प्रोफेसर से पूछा जो जनसंपर्क विभाग के किसी एक बड़े विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि एक पत्रकार की क्या खूबी होनी चाहिए, उसकी क्या एलिजिबिलिटीज हैं, मतलब उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो वो जैसे ही सवाल मैंने पूछा और वो छूटते ही बोल पड़े कि शरद जी, वो शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। तो जब एक शिक्षक जो जनसंपर्क और जनसंचार के विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष हैं और वो ऐसा सोचते हैं, तो सोचिए कि एक ऐसे आज के दौर में जहाँ पर इतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली माहौल हो गया है, तो जब वो सोचते हैं कि शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति ही पत्रकार हो सकता है, तो उन पदों पर लोग कैसे होंगे। तो अभी खैर पिछली भर्तियों के माध्यम से एग्जाम क्वालिफाई करके मैं आकाशवाणी में पहुंचा और मैं उन चुनिंदा अधिकारियों में रहा आकाशवाणी के, जो दिव्यांग थे या नेत्रहीन थे। तो मेरे रहते मैंने रूबरू रोशनी एक प्रोग्राम करने की कोशिश की, और दूरदर्शन ने भी एक 2010 और 9, 10, 11 में मुझे याद है कि एक शो उन्होंने भी प्रोड्यूस किया था, नजरिया। और ऐसे ही AIR रेनबो एक रोशनी या कारवां करके एक शो करता था। तो ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं, इन्होंने थोड़ा सोचा, क्योंकि इनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली फिलॉसफी भी इनका गठन किया गया है। इनको बनाया इसीलिए गया है कि ये लोग सोचें इन सब विषयों पे, जिस पे कुछ आता है। लेकिन एक बहुत बड़ा एक चंक है मीडिया का, 90% मैं कहूँ कि प्राइवेट सेक्टर का जो मीडिया है, वो शायद इन सवालों के आसपास नहीं है। एक सत्यमेव जयते ने एक शो किया था, आमिर खान ने अपने पहले सीरीज का एक हिस्सा था, एक शो था उनका। यस अलग अलग यस। तो पहला उनका जो पहला आमिर खान प्रोडक्शन ने, हाँ, पहला राउंड उनका था। तो उन्होंने एक कंसर्न दिखाया। बाकी इसके अतिरिक्त तो मुझे लगता नहीं कि कुछ और विशेष रूप से हुआ। यहीं पे दो प्रश्न उठते हैं शरद भाई। एक तो ये कार्यक्रम रूबरू आप AIR में गए, तो चूंकि आप स्वयं इस दिव्यांगता से जूझ रहे हैं, तो आपके मन में यह ख्याल आया, आपने शुरू करवाने में पहल की, आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके जाने के बाद वो शो अभी भी चालू है? निश्चित रूप से मैं इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यही होता है कि आप वहां गए
तो शो आपने प्रेजेंट करने का, उसको प्रेजेंटेशन करने का उसको प्लानिंग की, और आपके जाते ही वो शो पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। खैर, हाँ, वो आर्काइव का भाग बन गया होगा। जी। तो यही होता है कि लेकिन रेडियो मधुबन का मुझे लगता है कि ये पूरा जो एक संस्थान है जो विश्व भर में, हालांकि हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि हम केवल तारीफ ही तारीफ करें, लेकिन जो हमारे, क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ मामला है, हम दिव्यांगों से जुड़ा हुआ मामला है, जो हमें लगता है कि उन्होंने कम से कम ये पहल की, और देखिए उनके श्रोता भी सब मेन स्ट्रीम के लोग हैं, है ना, और उन्होंने मौका हमें दिया। क्यों? क्योंकि हमें हमारी समस्याओं का अंदाजा है, हम अपनी बात को डिलीवर भी कर सकते हैं, प्रेजेंट भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं अपने आप को। तो निश्चित रूप से जब पहली बार इस बारे में प्लानिंग हुई थी, आप और मैं दोनों थे, फरवरी का महीना था, तो आज मतलब बाबा का करम है कि ये प्रोग्राम हमारा लगभग 1 साल का हो जाएगा कुछ दिनों में। तो समाज को लेकर के आपको क्या लगता है, समाज बदल रहा है? मुझे लगता है कि पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि हम एक बार इस बड़े प्रश्न की तरफ बढ़े हैं, उससे पहले हम इस शो के बारे में एक बात मैं कह के अपनी बात को अंत करना चाहूँगा। बिल्कुल। बाबा का करम आपने जैसे कहा, तो मैं कहूँ कि ये हम सब, हमारे पूरे सभी टीम सदस्यों का के श्रम का करम है जी, निश्चित रूप से कि हम एक प्रकार का एक शो जो जीवन के हर पहलू पर अपनी बात कर रहा है, उसके बारे में संवाद का एक मंच खड़ा कर रहा है। अच्छा, देखिए शरद भाई, बात में बात निकल जाती है। हाँ। इसमें एक विशेष बात और है, हाँ, जिसको शायद अभी तक पॉइंट आउट नहीं किया हमारे लोगों ने, हाँ, कि हमने जिन भी साथियों को चुना है इस प्रोग्राम में, हाँ, वो एक तरह से लाइमलाइट के बाहर के लोग हैं, यानी वो लोग हैं जिनको मीडिया में उतनी जगह ना मिली हो, हाँ, या वो इतनी चकाचौंध में ना रहे हो, एक्सेप्शनली, दूर दराज के लोग, हाँ, लो प्रोफाइल लोग, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, जैसे एक बड़ा नाम है आईटी सेक्टर का प्रतीक अग्रवाल, उनको छोड़ दिया जाए, जी, या वो कुछ ऐसे, हाँ, टिफनी ब्रार हो गई, उनको छोड़ दिया, लेकिन ज्यादातर हमारा प्रयास यही रहा है कि हमने लो प्रोफाइल लोगों को इसमें लिया है, है ना। अब बताएं आपको क्या लगता है कि आपका समाज के साथ उठना बैठना है इतना, तो समाज क्या बदल रहा है? नहीं, मेरा यही कहना था कि बस मैं इतना सा कहना चाह रहा था कि शो हम लोग कर रहे हैं और हर मौजू विषय पे हम बात कर रहे हैं जो भी समक्ष है हमारे, परंतु जिस प्रकार से फीडबैक आना चाहिए ना, जिससे कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, खास तौर पे इंटरनेशनली जो लोग सुन रहे हैं, उनके फीडबैक्स थोड़ा सा कमी है मुझे लगता है उसमें, कि वो क्या सोच रहे हैं। प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए ना। हाँ, प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए, प्रतिक्रियाओं में थोड़ी कमी है। अब उसके क्या कारण है वो एक बार हम पूरे टीम की जब मिलेगी, जब समीक्षा होगी तब हम बात करेंगे। अब आपका जो एक बड़ा प्रश्न है कि समाज क्या बदल रहा है, तो समाज के बदलाव की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि समाज बदल तो नहीं रहा है, समाज को बदला जा रहा है जी। मतलब कि जैसे कुछ हम जैसे लोग जो लोग डिसेबल्ड नहीं है लेकिन कंसर्न रखते हैं, उनकी एक समझ है, या वो लोग जो संसद में रहे 1995 के उस ऐतिहासिक दिन पे, जिस दिन एक नया कानून बनता है दिव्यांगता पे, तो वो लोग, तो कुछ इन लोगों के प्रयासों से समाज में बदलाव तो हो रहा है, समझ तो बन रही है, परंतु अभी भी ऐसे कोने हैं जिनमें अंधेरा है, और उनमें अंधेरा ही नहीं है, उनमें गंदगी भी है उन कोनों में। तो अब वो किस प्रकार की है, तो उस पर हम अलग से और बात कर सकते हैं कि उसमें क्या समस्या है। ये है जी, निश्चित। मतलब आप कहना चाह रहे हैं स्वच्छ भारत नहीं, स्वच्छ समाज अभियान की आवश्यकता है। मैं कहूँगा अब आप कहें कि आप चीजों को सरकार की किसी योजना के आसपास जी, स्वच्छ भारत तो हो रहा है। एक बड़ा प्रश्न उठता है, एक बहस है, बल्कि प्रश्न नहीं, पिछले 4 सालों से, ये विकलांग बनांग दिव्यांग को आप किस रूप में देखते हैं? आपने एक बड़ा प्रश्न कर दिया, लेकिन उससे पहले मैं गहरी बात कहना चाह रहा था स्वच्छ भारत वाली बात पे। आज भी नेत्रहीन लोग अपने जब घर का पता या कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तो उस कचरे के डब्बे से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, ये मेरा लैंडमार्क है। जी। तो स्वच्छ भारत कितना हो रहा होगा, ये तो सोचने का विषय है। तो संदीप भाई, एक सवाल आपने जो पूछा कि दिव्यांग बनाम विकलांग की जो लड़ाई है, जिस पर जो शब्द एक
देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया दिव्यांग, तो ये बात तो सही है कि कुछ लोग चाहते हैं कि विकलांग, इसके दो आयाम है बेसिकली संदीप भाई। एक इसका कानूनी पक्ष भी है बेसिकली कि जो हमारा कानून है वो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करता है निःशक्त जन, और जो नया कानून है 2016 का वो ये कहता है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो अंग्रेजी में पर्सन विद डिसेबिलिटी है और हिंदी में जब उसका तकनीकी शब्दावली से उसका ट्रांसलेशन किया गया तो निःशक्त जन उसको शब्द दिया गया। अब उसको लोगों ने अलग अलग शब्दावलियों से उसको जानने की कोशिश की है, उसको एक अलग शब्द देने की कोशिश की है। तो प्रधानमंत्री जी जब ये सब दे रहे थे तो शायद वो कोशिश कर रहे थे कि भाई जो हमारा प्रोग्राम का भी नाम है मन की आंखों से, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी इटरनल पावर या सुपर पावर को डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक कमी है तो बाकी की जो 4 इंद्रियां हैं या एक इंद्री नहीं है तो 4 इंद्रियां जो है वो बेहतर काम करने लग जाती हैं। तो इस प्रकार की जो थ्योरीज हैं, तो मुझे लगता है कि जब हम राइट्स की बात कर रहे होते हैं या हक की बात कर रहे होते हैं तब हम विकलांग शब्द के साथ जावें, और जब हमें लगता है कि हम किसी को मोटिवेट करना चाह रहे हैं या किसी कम्युनिटी को संबल देना चाह रहे हैं या उसको सम्मान देना चाह रहे हैं या उसको एक सही मायने में या इक्विलिटी के दायरे में रख के और उसको कोशिश कर रहे हैं कि एक सम्मानजनक शब्द के साथ को बोला जावे या उसकी पॉजिटिविटी या उसकी बेहतर अच्छी चीज़ों को इंडिकेट चिन्हित करना चाह रहे हैं, तो शायद हम दिव्यांगता शब्द के साथ जा सकते हैं। लेकिन जब राइट्स की बात है, हक की बात है, तो बेशक निःशक्त जन या विकलांग शब्द ही बेहतर शब्द है। जी, तो ये बताएं शरद भाई, आप केंद्र सरकार के एक बड़े विभाग में कार्यरत हैं। जी, जाहिर सी बात है कि आपका पब्लिक डीलिंग का और आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनसे बहुत आपका वास्ता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। क्या लगता है कि लोग आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतर पाते हैं, या जो आप उनसे चाहते हैं वो आपको वैसे ही मिलते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी दिव्यांगता, आपकी दृष्टि बाधा जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको आपके कार्य को, आपके जो कार्यक्रम हैं उनको एग्जीक्यूट करने में कुछ प्रॉब्लम आती है? इसके ना इस बातचीत के कई सारे स्तर हैं एक्चुअली संदीप भाई। हमारी ये आज की बातचीत का मैं क्लियर कर दूं, हम एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं अभी सभी को, सुनने वालों को, कि हमारा उद्देश्य कि समाज के किसी पक्ष या समाज के किसी हिस्से या समाज के किसी व्यक्ति को अपमानित करना या उसकी आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो आप महसूस करते हैं, जो आपने फील किया, जो आपको संघर्ष या आपको जो चुनौती लगी, पर बस हमारा उद्देश्य इतना सा है कि इस विषय पे बात की जाए। तो वही हम करने की हमारा प्रयास, हम दोनों का प्रयास विशेष रूप से, या मन की आंखों से रेडियो शो का प्रयास इतना सही है। हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, और करेंगे तो सकारात्मक रूप से उनको समझनी भी होगी और समझनी चाहिए समाज के हर हिस्से को। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो क्या हो रहा है कि सरकार में हर चीज़ नियम बद्ध है, हर चीज़ समयबद्ध है, हर चीज़ एक तरीके से तय होती है, उसके एक कॉन्टूर्स, बॉर्डर कॉन्टूर्स में वो चीज़ बंधी हुई है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते, आपकी एक सीमांकन है, और आपके जो लक्ष्य हैं भौतिक या वित्तीय वो आपको समयबद्ध तरीके से पूरे करने हैं। और चूंकि आपकी एक इंद्री कम है चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आपको एक सहायक व्यक्ति या सहायक साथी या सहायक के रूप में बहुत सारे मायनों में, जैसे आप ड्राइविंग नहीं कर सकते स्वयं, आप चीज़ों को स्वयं देख के तुरंत निर्णय नहीं ले सकते, आपको निर्णय लेने में थोड़ा समय लगता है। और सरकार में क्या होता है कि ना हर चीज़ लास्ट मोमेंट पे ही हो रही होती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ही ऊपर से प्रधानमंत्री जी पुश करते हैं, फिर मंत्री जी जागते हैं, फिर मंत्री जी सचिव को जगाते हैं, सचिव नीचे अपने और निदेशक को जगाता है, निदेशक फिर जिले पे आपको जगाता है, तो या जगाता है कि या कहें कि आपको पुश करता है कि अब इसको तुरंत कर डालो। अब तुरंत कर डालो में तो कुछ भी कर डालो, है ना। अब उसमें उसकी कई तरह की इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस इस प्रकार की हैं जिसमें आप फंस भी सकते हैं, निकल भी सकते हैं। तो इस प्रकार की इक्वेशंस के बीच में आप चूंकि ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं तो निर्णय लेने की क्षमताओं में कई बार थोड़ा सा बाधा आपको फील होती है, क्योंकि आपको एक चीज़ों को समझना है, उसकी पूरी सिचुएशंस को समझना है, अभी क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, फाइलें आपकी टेबल पे भागती हुई आ रही हैं, और जो सामने खड़ा है वो चाहता है कि तुरंत आप उसको हस्ताक्षर करके दे दो। अब आप तुरंत हस्ताक्षर करके तो कैसे दे दोगे? आपको फाइल पढ़ने में एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले आपको 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, और या उसको जो समय लग रहा है उससे आपको थोड़ा 2 गुना समय लग सकता है, थोड़ी अगर कॉम्प्लिकेटेड मैटर है तो। और जहाँ वित्त का मामला है तो वित्त के कई प्रकार के उलझे हुए नियम हैं, तो
ये है कि, और दूसरी बात ये है कि इन सब कार्यों को करने के लिए आपके अंदर जो एक डिसेबिलिटी है उसको एड्रेस करने के लिए कोई दूसरा मैकेनिज्म आपको नहीं दिया गया है। ना तो कोई ह्यूमन हेल्प आपको अवेलेबल है, ना ही आपको कोई टेक्नोलॉजिकल हेल्प अवेलेबल है, लेकिन आप अपने अपने स्तर पे कर लीजिए। फिर उसमें भी चैलेंजेस हैं कि आप उस तरह के सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस और उन अन्य तकनीकों का उपयोग करते हुए अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो उसकी लायबिलिटी किसकी होगी। तो इस प्रकार के जो विषय हैं उन पर अभी तक कोई कंटेम्पलेशन नहीं हुआ है। तो 1996 के कानून ने, 2016 के कानून ने हमें सरकारी क्षेत्र में रोजगार को लेकर तो हमारे जगह बना दी है, लेकिन अब हम जब सिस्टम के अंदर आ गए हैं तो सिस्टम में काम करने के लिए जो हमारी इक्वलिटी हमें मिलनी चाहिए या इक्विटी मिलनी चाहिए, मैं कहूँ कि इक्विटी हमें जो मिलनी, क्षमता जो हमें मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है। एग्जीक्यूशन के लिए जो सहायक अंग होने चाहिए या एड एंड अप्लायंसेस के लिए ऑर्डर्स तो निकले हुए हैं, लेकिन वो ऑर्डर्स राज्य सरकार में तो और भी हालात बहुत गंभीर हैं, लेकिन केंद्र सरकार में थोड़े बहुत ऑर्डर्स निकले हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। कुछ हालांकि वित्तीय संगठन संस्थानों में जैसे बैंक्स वगैरह में कुछ तकनीकी सहायता या वो हेल्प मिली है। तो इस प्रकार की चैलेंजेस आपके सामने हैं। और मैं कहूँ कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि समाज का ये ही एक पक्ष है। मैंने जैसे कहा था कि कोनों में अभी अंधेरा है, यानी कि बाकी का जो सेंटर पॉइंट है वो अभी उजला हुआ है कुछ सालों से। तो वैसे ही हमें जब हम काम करते हैं तो सहायता करने वाले कुछ हाथ आपको मिलते हैं, जो आपको सहायता करते हैं और वॉलंटरली करते हैं। और डिपार्टमेंट में कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप प्रूव करें, आपको मोटिवेट भी करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, आपको अपडेट भी करते हैं नियमित रूप से, मौखिक रूप से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अलग अलग तरह के हित हैं। एक तो या ये हो सकता है कि वो काम नहीं करना चाहते, दूसरा हित हो सकता है कि उनकी जो वित्तीय मामलों में उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सही क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी। तो इस प्रकार के चैलेंजेस जो रखते हैं जो लोग, वो आपको ज़्यादा दुविधा पेश करते हैं आपके समक्ष। और दूसरा एक होता है जो बिहेवियरली जो शॉर्ट टेम्पर्ड तरह के लोग हैं, जिनमें ईर्ष्या भी हो सकती है कि आप यहाँ पर क्यों आ गए हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अब आपकी काम करने की अप्रोच अलग क्यों है ना, आप ऐसे क्यों नहीं, जैसे हम करते हैं वैसे आप क्यों नहीं करना चाहते, निर्णय वैसे क्यों नहीं लेना चाहते, उसी प्रोसेस को क्यों नहीं अपनाते जैसे हम अपनाते हैं। तो इस प्रकार की कम समझ रखने वाले लोग भी आपके सामने समस्या खड़ी करते हैं। फिर वो लोग एक समस्या और है, उनमें शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। तो वो, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको निर्णय लेना होता है और आपके मातहत या आपके ऊपर के लोग चीज़ों को असेसमेंट करने के लिए आप चीज़ों का एक ऑडियो चाहिए आप उस चीज़ का, चाहे आपको व्यक्तिगत लाइव रूप से कोई व्यक्ति आपको ऑडियो देवे या आप उसको अलग या टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उसको ऑडियो में लें, है ना। तो आपको चाहिए ऑडियो हर समय निर्णय लेने से पूर्व। तो वो ऑडियो करने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं, तो आप टेक्नोलॉजी का मदद लेवे या फिर आप ह्यूमन हेल्प लेंगे। तो आप अलग अलग तरीके के सवाल पूछेंगे। जब आप बारीक छोटे छोटे सवाल पूछते हैं जो कि बड़े सामान्य से सवाल है, दिखते बड़े सामान्य से सवाल है, और तो वो लगता है कि उनको इरिटेशन होता है कि यार ये इरिटेट क्यों कर रहा है मुझे। जी। लेकिन हो रहा होता है कि आप इरिटेट नहीं कर रहे होते हैं, आप चीजों को गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप अपने 100% देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार के चैलेंजेस हैं। तो आप एक अध्यापक हैं तो आप भी समझ रहे होंगे, आपकी पब्लिक डीलिंग तो नहीं है उस प्रकार से, लेकिन पब्लिक का एक हिस्सा जो नियमित आपके साथ एक साल रहता है, तो आपके सामने जी हमारी जिनके साथ डीलिंग है वो बाद में आपके पास आते हैं। तो खैर शरद भाई, अब कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में हैं और बहुत संक्षेप में कल पूरा देश युवा दिवस मना रहा होगा और स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है 12 जनवरी, जिसको अलग अलग रूपों में हम जानते हैं, समझते हैं, कैरियर डे, युवा दिवस और भी बहुत कुछ। और आपका संगठन तो, आपका विभाग तो युवाओं के लिए ही है। तो आप अंत में क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि जो अब समय है, जैसे हम कहते थे कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो आपका जो आज का जो दौर है वो सर्वाइवल ऑफ द इन्फॉर्म्ड है। तो जो मेरे युवा साथी हैं उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि वो हर चीज़ के बारे में जानकारी रखें, अपडेट रहें, जागरूक रहें, अवेयर रहें और हर चीज़ में जानने की कोशिश करें कि ये योजना क्यों आई है, ऐसा क्यों हुआ है, क्या है, ये क्या चीज़ है। तो अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो वातावरण है उसको समझें और जागरूक रहें। यही एक युवा अगर करता है तो वो युवा निश्चित रूप से अच्छा रोजगार भी पाएगा, अच्छा काम भी करेगा और अच्छा रोजगार देखिए, रोजगार मिलना हमारे देश में एक अलग, जैसे कहते हैं कि आईएएस बनना एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक पोस्ट है। मैं नहीं कहता कि लोग उसके लिए काबिल नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी नौकरियां हैं सरकार की खासतौर पर जो अगले कुछ सालों में सार्वजनिक क्षेत्र जिस प्रकार से सीमित हो रहा है या जिसको लिमिट किया जा रहा है जिस प्रकार से, तो सरकारी नौकरियां निश्चित रूप से घटेंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य को हम छोड़ देवें या पुलिसिंग को छोड़ देवें, तो उसके अलावा किसी अन्य सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरियां हो सकता है अगले 15-20 साल बाद ना रहे। तो हमें इस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है कि हमारे हाथ में एक स्किल भी हो, एक हुनर भी हो। तो आप जहाँ कहीं भी हैं एक हुनर भी अपने हाथ में लें
और साथ के साथ अपना उच्च अध्ययन भी जारी रखें और अपने वातावरण के आसपास जागरूक रहें। और ऐसा ही विवेकानंद जी ने भी कहा कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो जागो जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो जागरूकता के लिए ही कह रहे हैं। तो उठने के लिए जो शब्द कह रहे हैं कि आप जहां पर भी हैं, जिस स्तर भी हैं पे भी हैं, आप वहां से अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश करें, उठें। तो भगत सिंह भी यही कहते हैं कि जो लोग महान दिखते हैं वो इतने महान नहीं है, आओ उठ खड़े हों। यानी कि आप अपने घुटनों से खड़े, आप अपने घुटनों पे बैठे इसलिए आपको वो बड़े दिख रहे हैं, आपको वो महान दिख रहे हैं। तो आप अपने घुटनों पे ना बैठें, आप जिस स्थिति में भी हैं अपने एक लेवल, अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हैं तो आप कोशिश करें कि आप मिडिल क्लास फैमिली में, आप मध्यम वर्ग में पहुंचे। आप मध्यम वर्ग में हैं तो आप कोशिश करें कि आप जहां कहीं भी है लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हमारे देश की जो युवा नीति है संदीप भाई, एक उस पर मैं चलते चलते उस पर प्रकाश डाल दूं कि हम लोग नीति से चलते हैं, हमारे देश की एक नीति है। जो भारत की युवा नीति 2014 है उसमें 5 उद्देश्य बताए गए हैं युवाओं के लिए कि पहला, युवा जो है वो प्रोडक्टिव फोर्स का भाग बने। हम जहां कहीं पर भी है वो कुछ प्रोडक्शन करे, कुछ देश के लिए, चाहे प्रोड्यूस करे, सेवा क्षेत्र में काम करे, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम करे, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, तो वो कुछ ना कुछ काम करे। प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्टिव वर्क फोर्स का हिस्सा बने, वो घर में बेरोजगार ना बैठे, आइडल ना रहे, वो कुछ ना कुछ काम करे, जहाँ जो उसके हाथ में वो काम आए वहां से काम करे और पढ़ाई करना शुरू करे। दूसरा उद्देश्य ये है कि वो हेल्दी बने, यानी कि वो सुबह एक्सरसाइज करे, शराब, नशा, इस प्रकार की चीजों से अपने आप को दूर रखे और योग करे, योग से जुड़े अपने आप को, साइकिलिंग करे, खेलों से जोड़े अपने आप को। तो हेल्दी रहने के लिए भी कोशिश करें, इसलिए प्रधानमंत्री जी फिट इंडिया कैंपेन लेके आए हैं। और तीसरा ये है कि जब वो उसके हाथ में प्रोडक्टिव वो फोर्स बन गया है, वो स्वस्थ भी हो गया है, तो कम्युनिटी सर्विस की तरफ भी देखें। जैसे कि आप और हम समय निकाल के अपनी नौकरियों से, हम अपने परिवार से, हम कम्युनिटी के कुछ देना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो उस युवा को कोशिश करनी है कि वो कम्युनिटी के लिए क्या कर रहा है, अपने आसपास के समुदाय के लिए क्या कर रहा है। और चौथा उद्देश्य ये है कि वो लोकतंत्र के हर स्तर पर जुड़ने की कोशिश करे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वो पंचायत में है तो पंचायत में अपनी भागीदारी करे, ग्राम सभा में नियमित रूप से जावे, और जब अगर उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा, वो अपने आप को नीति क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, तो वो आगे पॉलिटिक्स में भी आए और लोग संसद में पहुंचने की कोशिश भी करे। और या फिर जिला स्तर की जो योजनाएं हैं, अपने आसपास की विभाग है, लोकल थाना है, उसकी जो कमेटी होती है लोकल थाने में, अपने स्वास्थ्य केंद्र में एक रोगी समिति होती है, जो रोगी कल्याण समिति होती है, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कमेटी है जिसका डॉक्टर जो वहाँ का जो अध्यक्ष, वो उसका अध्यक्ष है और आप उसके लोकल लोग जो है उसके मेंबर हैं। तो जहां कहीं भी इस प्रकार की कमिटीज हैं, जो आपसे संबंधित जो संस्थान है, उस कमेटी के मेंबर बनने की कोशिश करें। आप उसके लोकतांत्रिक रूप से जुड़े, मतलब डेमोक्रेसी के हर स्तर पर आप जुड़ें, अपने आप को जोड़ें। और उसके बाद 5वां उद्देश्य युवा नीति का सर ये है संदीप भाई कि जो यूथ एट रिस्क है, यानी कि जो दलित है, या महिला युवतियां हैं, या विकलांग युवा हैं, तो जनजाति के ट्राइबल युवा हैं, ग्रामीण युवा हैं, तो युवा जो रिस्क में है आज की डेट में, जिनको अवसर नहीं मिल पा रहा आगे बढ़ने का, या उस प्रकार से अपने आप को सीमित महसूस कर रहे हैं, या ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर बहुत अपराध है, तो यूथ एट रिस्क जो है उनको हम कैसे आगे मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, वो युवा कैसे आगे बढ़ सकता है, तो उसके लिए भी नीतियां बनाई जा रही सरकार की तरफ से। तो हमारे देश की युवा नीति इन 5 उद्देश्यों पे काम कर रही है। तो इनको पूरा करने के लिए यही विवेकानंद जी का संदेश है कि हम इन 5 चीजों पे अच्छे से काम करें, तो हमारा युवा जो है विश्व के दूसरे युवा से अपनी आंख मिला सकता है, सम्मान के साथ, उम्मान के साथ, जो विवेकानंद जी देखते थे। ये बात है। धन्यवाद शरद भाई प्रोग्राम में आने के लिए। तो श्रोता हूँ, ये थे शरद त्रिपाठी जी, जिनको आप सुनते रहे हैं। आपका कोई भी सुझाव या सवाल हो इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ, 9414151415 पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर info@radiomadhuban.in पर भी आप मेल कर सकते हैं। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।